वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो भी हिंदी साहित्य की परीक्षा होती है, चाहे आप बात करें नेट जेआरएफ, सेट, एलटी टेट, एलटी कमीशन या टीजीटी पीजीटी, हिंदी कोई भी हो, एनवीएस केवीएस, वहाँ पर ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हाँ, यहाँ पर ये ज़रूर स्पष्ट कर देता हूँ, जैसे नेट हो गया आपका, नेट या सेट, और पीजीटी में भी थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। परंतु जो ये क्वेश्चन आपके समक्ष दे रहा हूँ, यहाँ से आपको बहुत से फैक्ट देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप फैक्ट को ध्यान में रखोगे तो आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे नेट की बात करेंगे तो नेट में अब थोड़े से हार्ड स्तर के क्वेश्चन आने लगे हैं, फैक्ट ज़्यादा दिए जाते हैं। जब फैक्ट को आप एक प्रश्न के 2-3 तथ्यों को याद रखोगे तो फैक्ट अपने आप आपके तैयार हो जाएंगे। इसलिए जो भी फैक्ट आपके समक्ष रखता हूँ, इनको ध्यान रखिएगा। परीक्षा में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको पूछे जाएंगे ये, क्योंकि हिंदी साहित्य वही है, अलग से हिंदी साहित्य कुछ नहीं है। कुछ एक जैसे पाठ्यक्रम अलग से लगा हुआ है नेट में, वो भी थोड़ा आपको थोड़ा थोड़ा करवाता रहूँगा, परंतु जो ये आज के पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित तथ्यों को दूंगा, इनको भी आपने ध्यान में रखकर करना है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो देखिए, आज का जो कोट है कितना सुंदर है। ढलना तो एक दिन है सभी को, चाहे इंसान हो या सूरज, मगर हौसला सूरज से सीखो। रोज़ ढल के भी हर दिन उम्मीद से निकलता है। क्या है इसका तात्पर्य? उम्मीद हमें बना कर रखनी है। क्यों? जब तक हम उम्मीद बना कर नहीं रखेंगे, कोई भी कार्य संभव नहीं है। जब तक, कहते हैं ना, जो आशा का दीपक जलता है, तब तक आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप अपने अंदर से किसी भी आशा को, किसी भी उम्मीद को ख़त्म कर लोगे, तो आप किसी भी क्षेत्र में सक्सेस नहीं पा सकते। इसलिए उम्मीद आपको बना के ही रखनी है, तभी जाकर आपको सफलता मिल सकती है, अन्यथा आप ऐसे ही बैठे रहोगे। ठीक है, तो इस चीज़ से अपने आप को समझाना है, अपने आप को मोटिवेट करते रहना है। अपने सेल्फ मोटिवेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा तो वो इन नोट्स को परचेज़ कर सकता है। जो ये हार्ड कॉपी नोट्स हैं, इसमें आपको 1500 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। ये वे क्वेश्चन हैं जो पहले किसी न किसी परीक्षा में आपको पूछे ही गए हैं। ये आपके पास नोट्स के तौर पर भी अवेलेबल हो जाएंगे और बुकलेट के लिए भी अवेलेबल हो जाएंगे। अगर इन्हें आप परचेज़ करते हो, आपको डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा परीक्षा में। तो आगे बढ़ाने से पहले आपको थोड़ी सी उसकी झलक दिखा देता हूँ, जो हार्ड कॉपी नोट्स आपके समक्ष हम ला रहे हैं। अगर आप इन्हें परचेज करते हो तो आपके होम, आपके घर में ये डिलीवरी मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पर आप इन नोट्स को देख सकते हो। बहुत से कैंडिडेट्स ये नोट्स परचेज कर चुके हैं और उनके अच्छे रिव्यू भी हैं इस संबंध में। अगर आप भी कोई क्वेरी चाहते हैं इन नोट्स के रिगार्डिंग, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो आप एलटी टेट, एलटी कमीशन, टीजीटी पीजीटी हिंदी, नेट सेट जेआरएफ हिंदी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये नोट्स होने वाले हैं। अगर इनसे संबंधित कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है। इसी के साथ आपको बता देता हूँ, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पेजेस और ग्रुप्स के साथ नहीं जुड़े हैं, तो उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। उनके साथ आप जुड़िए। वहाँ पर आपको समय पर महत्वपूर्ण PDF इत्यादि सेंड की जाती रहती हैं, तो इसलिए जुड़िएगा उनके साथ, आपको अवश्य लाभ होगा इसका। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर आप। तो पहला प्रश्न है 101। इसमें क्या पूछा गया है? इनमें से कल्पना कि कौन सा सिद्धांत कांट ने माना है? तो आपको पता ही है, जो कांट है, इनके द्वारा कल्पना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था या काफ़ी प्रचलित किया गया था। तो जो कल्पना के सिद्धांत को कांट के द्वारा स्वीकार किया गया था, तो वो है विकल्प डी, उपयुक्त सभी को। जैसे कि पुनर्निर्माण करने वाली कल्पना, उद्भावक कल्पना और सौंदर्य बोधक कल्पना, इन तीनों को ही कांट ने स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है 102। मधुमेह बसंत जीवन बन के, इस पंक्ति में बसंत किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर जो बसंत है, ये प्रतीक होगा आपका यौवन का। किसका? यौवन का प्रतीक। अगला प्रश्न है 103। इसमें क्या पूछा गया है? तो 103 में आपसे पूछा गया है, तो 103 में आपसे पूछा गया है, काव्य बिंब एक ऐसा भावात्मक चित्र है जो रूपक आदि का आकार ग्रहण कर
भावनाओं को तीव्र करता हुआ काव्यानुभूति को सदृश्य तक पहुंचाने में समर्थ है। ये किसका कथन है? तो जो 103 में सही विकल्प होगा सीडी लेविस का कथन हो जाएगा। ये किसका? सीडी लेविस का। अगला प्रश्न देखिए 104, रोमांटिसिज्म को साहित्यिक उदात्तता नाम किसने दिया? तो जो ये नाम दिया गया था विक्टर ह्यूगो के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर देखिए आपको कुछ चीज़ें कह रहा हूँ। एलटी ग्रेड की कोई भी तैयारी कर रहा होगा, अगर वो इन प्रश्नों को ध्यान में रखकर तैयारी करता है तो उसका एक भी प्रश्न इस परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए ध्यान रखकर एलटी ग्रेड वालों को कह रहा हूँ, जोर देकर इन चीज़ों को अपनी कॉपी पे नोट करते रहिएगा, आपको काफ़ी लाभ इनसे मिलने वाला है। अगला है 105, उपन्यासकार प्रेमचंद को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो जो उपन्यासकार प्रेमचंद है इन्हें हम रखेंगे आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यासकार के तौर पर। इन्हें कहानी सम्राट और उपन्यास सम्राट कहा जाता है। सच्चा यथार्थवादी बाह्य जगत के चित्रण के साथ साथ मानव की मानसिक वृत्तियों का भी चित्रण करता है। ये किसका कथन होगा? तो जो ये कथन है ये है राल्फ फॉक्स का कथन। इस तरह के कथन परीक्षा में पूछे जाते हैं। 108, यथार्थवादी अपनी रचनाओं में चरित्रों को पाठकों के सामने उनके यथार्थ नग्न रूप में रख देता है। ये किसका कथन है? तो जो ये कथन होगा मुंशी प्रेमचंद जी का। किसका? मुंशी प्रेमचंद जी का। काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है ये। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें क्या पूछा गया है 108 में। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रथम यथार्थवादी उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा प्रथम यथार्थवादी उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपके टॉल्स्टॉय को। किसे? टॉल्स्टॉय को। विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 109, इसमें क्या पूछा गया है? तो 109 में आपसे पूछा गया है मैडम बयाबोरी किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये उपन्यास होगा यथार्थवादी। कैसा? यथार्थवादी उपन्यास है। अगला प्रश्न 110, इसमें क्या पूछा गया है संसार में व्याप्त कलुष और मलिनता पर कौन पर्दा नहीं डालता? तो जो यथार्थवादी होती है, जिसकी विचारधारा यथार्थवादी होती है, वे इन चीज़ों पे पर्दा नहीं डालता। जैसी भी स्थिति होती है वो उसका बखान करता ही है। अगला प्रश्न देखिए 111, आधुनिकता के बारे में 3 अध्याय किसकी कृति है? महत्वपूर्ण रचना है ये। तो जो ये रचना होगी डॉक्टर धनंजय वर्मा की। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 112, इसमें पूछा गया है आपसे इनमें से कौन सा तथ्य आधुनिकता से संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए आधुनिकता मानव विकास की गतिशील प्रक्रिया है। बिल्कुल सही। आधुनिकता मूल्यों का नवीनीकरण भी करती है और नए मूल्य भी प्रदान करती है। ये भी सही होगा। आधुनिकता का संस्कार वैज्ञानिक सोच से जुड़ा हुआ है। ये भी सही है। और अंत में उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे, इसलिए विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 113, इसमें क्या पूछा गया है हिंदी के रीति ग्रंथ आलोचना के किस वर्ग से संबंधित है? हिंदी के रीति ग्रंथ आलोचना के किस वर्ग से संबंधित है? तो जो हिंदी के रीति ग्रंथ है ये आलोचना के सैद्धांतिक पक्ष से संबंधित होंगे या सैद्धांतिक वर्ग से संबंधित होंगे, इसलिए यहाँ पर जो विकल्प बी है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 114, इसमें क्या पूछा गया है जहाँ एक शब्द या प्रस्तुत संपूर्ण अर्थ संदर्भ को व्यक्त करता है वहाँ इनमें से किस वर्ग के अंतर्गत आएगा? तो वह किसके अंतर्गत आएगा इनमें से? तो 114 का जो सही विकल्प होगा प्रतीक के अंतर्गत। विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 115, कवि की प्रतिभा की कसौटी उसके बिंबों की शक्तिमता, मौलिकता एवं प्रभाव क्षमता है। ये कथन किसका होगा? तो जो ये कथन है 115 हार्वर्ड रीड का कथन होगा। ये किसका होगा? हार्वर्ड रीड का। तो सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिएगा 116, इसमें क्या पूछा गया है जो बिंब एक से अधिक इंद्रियों को तृप्त करते हैं वे किस वर्ग में आएंगे? तो ये आएंगे आपके संकुल बिंब के अंतर्गत। इसके संकुल बिंब के अंतर्गत। विकल्प सी सही होगा यहाँ पर भी 116 में।
115, 116, ठीक है जी, सी सही होगा। अगला है 117, इसमें क्या पूछा गया है, नई समीक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो नई समीक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया स्पिनगार्न के द्वारा, विकल्प बी सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है 118, इसमें क्या पूछा गया है, इनमें से व्याख्यात्मक समीक्षा का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जो व्याख्यात्मक समीक्षा का श्रेय दिया जाता है तो ये दिया जाता है आपका टी.एस. इलियट को। किसे? टी.एस. इलियट को, विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिएगा 119, इनमें से किस आचार्य ने केवल श्रृंगार को ही एकमात्र रस माना? श्रृंगार को ही एकमात्र रस किसने माना? राजा भोज या भोज के द्वारा, भोज कवि भी कहा जाता है इन्हें, भोज कवि, राजा भोज नहीं, भोज कवि, बी सही होगा। अगला प्रश्न है 120, जहाँ आरोप्यमाण एवं आरोप विषय दोनों ही कथित होते हैं वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो 120 का होगा ए सारोपा लक्षणा। कौन सा? सारोपा लक्षणा, विकल्प ए सही होगा यहाँ। अगला है 121, स्वच्छंदतावाद का जन्मदाता कौन है? तो जो स्वच्छंदतावाद का जन्मदाता माना जाता है रूसो को कहा जाता है, इसे रूसो को। अगर आप किसी परीक्षा हेतु प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, और हिंदी ग्रामर के नोट्स भी चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। जो नंबर यहाँ पर व्हाट्सएप दिया गया है इस पर आप कांटेक्ट करिए और अपनी क्वेरी बताइए। प्रश्न संख्या 122, अरस्तु के ग्रंथ का नाम क्या है? तो जो अरस्तु के ग्रंथ का नाम होगा पोइटिक्स, इम्पॉर्टेंट है ये पोइटिक्स भी। अगला प्रश्न देखिए 123, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो जो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य वामन, विकल्प बी। अगला है 124, गुण संप्रदाय इनमें से किसका नाम है? तो जो रीति संप्रदाय है इसे गुण संप्रदाय भी कहा जाता है, इसलिए जो विकल्प सी है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 125, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, जो ये अलंकार है इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो जो ये अलंकार है इसमें श्लेष अलंकार प्रयुक्त हुआ है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द में कई अर्थ छिपे होते हैं, इसलिए इसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण अलंकार है ये। 126, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, जो ये दोहा है इसमें कौन सा अलंकार होगा? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो 126 का होगा विकल्प सी। हाँ, सी ही यहाँ पर सही हो जाए। हाँ, विकल्प सी अर्थांतर न्यास अलंकार है ये, तो 126 का होगा सी। अगला प्रश्न देखिएगा 127, भूषण बिनु ना बिराजे कविता बनीता मित, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर होगा श्लेष अलंकार। अगला है 128, इसमें पूछा गया है औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तन इनमें से किसने किया? तो जो औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया था आचार्य क्षेमेंद्र के द्वारा, आचार्य क्षेमेंद्र के द्वारा, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है 129, ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने माना? तो जो ध्वनि को काव्य की आत्मा माना गया था आनंद वर्धन के द्वारा, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है 130, रस ध्वनि को काव्यात्मा पद पर किसने प्रतिष्ठित किया? रस ध्वनि को काव्यात्मा पद पर जो प्रतिष्ठित किया गया था ये किया गया था अभिनव गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? अभिनव गुप्त के द्वारा, सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 131, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? तो 131 में जो सही हो जाएगा तो वो होगा रूपक अलंकार। ये जितने भी अलंकार आपको बता रहा हूँ नोट करिएगा, भविष्य में पूछे जाएंगे, ये परीक्षा में देख लेना। अगला है 132, भारतीय काव्यशास्त्र में साधारणीकरण सिद्धांत के आविष्कर्ता कौन माने जाते हैं? तो 132 का होगा सी भट्टनायक। अगला है 133, इनमें से कौन
इनमें से डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ कौन सा है वो बताना है। तो जो डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ होगा रस सिद्धांत, काफ़ी बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अगला है 134, कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है, यह मत किस भारतीय आचार्य का है? तो 134 का सही विकल्प होगा डी, डॉक्टर नगेंद्र का ये मत होगा 134 का डी। अगला है 135, इसमें क्या पूछा गया है? मधुमती भूमिका का उल्लेख साधारणीकरण सिद्धांत में किस विद्वान ने किया? तो 135 में सही होगा डॉक्टर बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा। कई जगह बाबू श्याम सुंदर दास दिया जाता है, ये भी सही होगा। अगला है 136, इसमें क्या पूछा गया है? साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है, यह मत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जो ये मत है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का होगा। कई जगह इन्हें पंडित रामचंद्र शुक्ल भी कहा जाता है, एक ही है, ये व्यक्ति अलग अलग नहीं हैं। अगला प्रश्न 137, संयोग का अर्थ अनुमान एवं निष्बंती का अर्थ अनुमिति। क्या क्या? संयोग का अर्थ है अनुमान और निष्बंती का अर्थ होता है अनुमिति। निष्बंती होना चाहिए या फिर यहाँ पर निष्पत्ति, ठीक है, निष्पत्ति लग रहा मुझे। किस आचार्य ने ये माना है? तो 137 में सही होगा आचार्य शंकु के द्वारा ये माना गया था, विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिएगा 138, आचार्य शंकु ने रससूत्र की व्याख्या में इनमें से किसका उल्लेख किया है? तो 138 का सही होगा चित्तर तुरंग न्याय को। फिर अगला प्रश्न है 139, इसमें क्या पूछा गया है? रस को व्यंजना का व्यापार किसने माना? तो 139 में जो सही विकल्प होगा अभिनव गुप्त के द्वारा, डी। अगला प्रश्न देखिए 140, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस प्रकार के आचार्य थे? तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे ये रसवादी आचार्य थे, ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है ये प्रश्न भी। अगला प्रश्न 141, ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा गया है? तो जो हमारा काव्य शास्त्र है इसके अंतर्गत ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। तो ये कहा गया है रस को। रसों की संख्या कितनी मानी गई है? एक प्रश्न आपके लिए ये हो गया, ठीक है। दूसरा प्रश्न, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है? स्थायी भाव की संख्या कितनी है ये भी आप बताइएगा। ये 3 प्रश्न आपके लिए छोड़े, तो देखता हूँ कौन कौन कमेंट करता है। तो कमेंट अवश्य करना है, चाहे आप बुक से देखिएगा चाहे जैसे मर्जी, परंतु कमेंट करते रहिए, भविष्य के लिए भी आपको ये प्रश्न याद हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 142, संचारी भाव एवं स्थायी भाव के बीच पोष्य पोषक संबंध होता है, यह मत किसका है? तो जो प्रस्तुत मत है 142 का, तो यहाँ पर होगा जो भट्ट लोलट है, आचार्य भट्ट लोलट, इनका ये मत होगा, भट्ट लोलट। अगला प्रश्न देखिए 143, रससूत्र के व्याख्याता आचार्यों में से किसका मत भुक्तिवाद के नाम से जाना जाता है? तो जो भुक्तिवाद के नाम से जाना जाता है, तो 143 में सही विकल्प हो जाएगा सी, भट्टनायक का। अगला प्रश्न देखिए 144, भावात्मक साधारणीकरण, यह परिभाषा किसने दी? तो 144 का सही होगा भट्टनायक के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। अगला जो प्रश्न है 145, इसमें क्या पूछा गया है? कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार में कौन सा तत्व है? तो 145 का जो सही विकल्प होगा तो ये होगा विकल्प ए, प्रतीक। क्या होगा? प्रतीक। और ये पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस रचना से ली गई हैं? कामायनी से। कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है ये बताइएगा। कामायनी के रचनाकार कौन है ये बताइएगा। कामायनी कब लिखी गई ये बताइएगा। ये 3 प्रश्न यहाँ से भी छोड़ रहा हूँ आपको। अगला प्रश्न देखिए 146, रस की सत्ता को आत्मगत किसने माना है? तो 146 का जो सही विकल्प होगा तो वो ये है, अभिनव गुप्त के द्वारा माना गया है। किसके द्वारा? अभिनव गुप्त के द्वारा। यहाँ पर जो विकल्प डी है ये सही होगा।
चलिए ये तो मैं आपको बता देता हूँ। कामायनी में सर्ग कितने हैं? 15 सर्ग हैं इसमें। दूसरा ये है, कामायनी कब लिखी गई? 1935 माना जाता है। कई जगह 36वीं है, वैसे 35वीं सर्वमान्य मत है। कामायनी किसके द्वारा लिखी गई? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये तथ्य इसलिए पूछता हूँ ना, आपको जब भी तथ्य पूछता हूँ मुझे लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। कई बार आप उत्तर देते हो, कई बार नहीं। जितना आप अधिक उत्तर दिया करेंगे ये आपके ही लाभदायक होंगे। मेरे लिए तो मित्रों कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें मुझे प्राप्त करनी थी वो प्राप्त कर ली हैं। ये चीज़ें इसलिए हम करते हैं क्योंकि जब हम पहले किसी गुरु के पास पढ़ते थे ना, तो वो भी इसी तरह के प्रश्न पूछते रहते थे हमें। उससे हमें लगता था कि ये बंदा व्यर्थ में ही क्वेश्चन पूछता रहता है, परंतु इन क्वेश्चन का महत्व हमें बाद में पता चलता है। देखिएगा, मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछता हूँ। कई बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं डायरेक्ट, फिर हमें अपने उन गुरुओं की याद आती है कि इस तरह के क्वेश्चन तो वहाँ पर पूछे गए थे। अगर हम उस समय इन्हें देते, उस समय हम इन प्रश्नों के उत्तर देते, हमें ये अवश्य परीक्षा में लाभ देते। ठीक है, तो इस तरह से शुरू में हम भी पार्टिसिपेशन नहीं देते थे, परंतु धीरे धीरे इसके महत्व को जानने लगे तो हम भी इनके उत्तर देने लग पड़े थे। ठीक है, तो हमें इसका लाभ भी मिला है। इसलिए इनडायरेक्ट डायरेक्ट आपको उत्तर देना है। चाहे अगर आपको स्पष्ट आ जाता है तो एकदम दीजिए, नहीं तो कॉपी पुस्तक जो भी आपकी है उसे खोलकर दीजिएगा, आपको ये भविष्य के लिए याद रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 147, निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति किस आचार्य ने माना है? तो 147 का जो सही विकल्प होगा, आचार्य अभिनव गुप्त के द्वारा ये मत प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है 148, ध्वन्यालोक किस आचार्य का ग्रंथ है? तो जो ये ग्रंथ है होगा, ये होगा आपका आनंदवर्धन जी का। और जो आनंदवर्धन थे ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक थे, ध्वनि संप्रदाय के, ठीक है, प्रवर्तक। अगला प्रश्न देखिएगा 149, इसमें क्या पूछा गया है 149 में? तो 149 में है, काव्य प्रकाश के रचयिता कौन हैं? तो जो आचार्य मम्मट हैं ये होंगे काव्य प्रकाश के रचयिता। अगला है 150, को घटी ए वृषभानुजा बेहलदर के वीर में कौन सी व्यंजना है? तो यहाँ पर जो व्यंजना होगी तो वो हो जाएगी आपकी कौन सी? शाब्दी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना 150 का हो जाएगा यहाँ पर सही ए। अगला है 151, इसमें पूछा गया है, इन आचार्यों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो व्यवस्थित रूप है वो आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले जो भामा आएंगे यहाँ पर आचार्य भामा, दूसरे नंबर पे दंडी आएंगे, तीसरे नंबर पर मम्मट और सबसे अंत में आएंगे आचार्य अभिनव गुप्त। ठीक है, तो 151 का सही विकल्प होगा बी। ये जो प्रश्न है दोनों पहले पूछे गए हैं परीक्षा में। 152, इन ग्रंथों को आरोही कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो जो सही विकल्प होगा यहाँ पर, तो देखिए जो काव्य अलंकार है पहले आएगा, फिर काव्यादर्श, फिर काव्य प्रकाश और सबसे अंत में ध्वन्यालोक लोचन। देखिएगा जो काव्य प्रकाश है ये किसकी रचना है? काव्य अलंकार। जो ये भामा की रचना हो जाएगी, काव्यादर्श दंडी की रचना हो जाएगी, काव्य प्रकाश मम्मट की रचना हो जाएगी, ध्वन्यालोक लोचन ये अभिनव गुप्त की रचना हो जाएगी। ये भी ध्यान रखना है, क्रम भी ध्यान रखना है और किसकी है ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए 153, इस तरह के प्रश्न नेट में पूछे जाते हैं, स्थापना और तर्क वाले। स्थापना क्या है यहाँ पर? साधारणीकरण की प्रक्रिया में विभावादि का विशेषत्व समाप्त हो जाता है और वे सामान्य प्रतीत होने लगते हैं, अर्थात सीता न रहकर कामिनी मात्र रह जाती है। तर्क क्या है? तर्क है विभावादि का अपने पराय की भावना से मुक्त होना ही साधारणीकरण है। सीता के प्रति रति भाव का अनुभव सामान्य दर्शक भी करने लगता है। ये है तर्क इसका। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा ए, विकल्प सी, 153 का सी। क्या है इसमें दिया हुआ? ए तो पूर्णतः सही है, परंतु जो आर है ये आंशिक सही है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 155।
54। नाट्यशास्त्र के रचयिता का नाम छांडिए। तो जो नाट्यशास्त्र है ये भरत मुनि जी के द्वारा लिखा गया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न 55। रस निष्पत्ति के व्याख्याता आचार्यों में से इनमें से भट्ट नायक का योगदान क्या है? तो भट्ट नायक ने क्या दिया था यहाँ पर? तो यहाँ पर जो इन्होंने दिया, साधारणीकरण का सिद्धांत, भुक्तिवाद भी इन्हीं के द्वारा दिया गया है। अगला है 156। इसमें क्या पूछा गया है? इन ग्रंथों को रचयिताओं से सुमेलित करिए। यहाँ पर ग्रंथों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर रचयिता। चलिए मिलान कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, जो काव्यदर्श है पूछा जाता है किसकी रचना है? काव्यदर्श अभी ऊपर मैंने बताया दंडी की रचना है। फिर जो सिद्धांत और अध्ययन, ये किसकी रचना हो जाएगी? बाबू गुलाब राय की। रसमीमांसा, ये भी हमने ऊपर देखा दंडी डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। रसमीमांसा ये गलत बोल दिया आप। जो रसमीमांसा है ये रसमीमांसा डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हो जाएगी रसमीमांसा। और रस सिद्धांत ये डॉक्टर नगेंद्र का। हाँ, ये क्रम सही होगा यहाँ पर। ठीक है, रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की और रस सिद्धांत ये हो जाएगी डॉक्टर नगेंद्र की। इस क्रम को आपने याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट परीक्षा में पूछा ही जाएगा ये आपको, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न है 157। आलम्बनत धर्म का साधारणीकरण कौन मानता है? ये इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा, इसका भी आपने देना है क्योंकि ऊपर ही मैंने इसका उत्तर आपको दिया है। ये जो प्रश्न है ये भी हमने पहले ही देखा। इनमें से मधुमती भूमिका का उल्लेख साधारणीकरण के प्रसंग में किस आचार्य ने किया? इस प्रश्न का उत्तर भी दीजिएगा। कौन सा अलंकार अर्थालंकार है? तो जो अर्थालंकार माना जाता है तो वो कौन सा माना जाता है? दिए गए विकल्पों में प्रतिवस्तुपमा अलंकार को अर्थालंकार कहा जाता है। बाकी अनुप्रास, यमक और श्लेष ये शब्दालंकार होंगे। 159 का डी। तो ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर देखिए, फिर से आपको वीडियो समाप्त करने से पहले कहता हूँ, अगर आप लोग कोई भी इंटरेस्टेड हैं PYQ, TGT, PGT, NBS प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर के लिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो वीडियो को समाप्त करने से पहले फिर से आपको बता दूं, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके साथ जुड़िए। PDF इत्यादि आपको समय समय पर वहाँ पर मिलती रहती है।